साल 1962 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा की 493 सीट में से 361 सीट पर जीत हासिल करती है और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके महज 2 साल बाद ही मई 1964 में दिल का दौरा पड़ने से नेहरू जी की मौत हो जाती है, जिसके बाद केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता और इंटरनेशनल लेवल पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अब कौन है जो कांग्रेस पार्टी को लीड करेगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएस के फेमस जर्नलिस्ट वॉलन हेगन ने उस समय एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था आफ्टर नेहरू हु। लेकिन आज हम इस घटना के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसा ही एक सवाल आज बीजेपी पार्टी के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी कि मोदी के जाने के बाद बीजेपी पार्टी के लिए पीएम का चेहरा किसका होगा? मोदी नहीं तो कौन? तो आज इस पॉलिटिकल एनालिसिस में हम जानेंगे कि अगर बीजेपी की सत्ता बरकरार रहती है साहब, तो मोदी की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या योगी ही अगले मोदी होंगे या फिर कोई और? मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। दोस्तों 2024 चुनाव का साल है, तो इस तरह के सवालों का आना बहुत लाजमी है। वैसे तो बीजेपी पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो मोदी जी की जगह ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो उस चेहरे के लिए है जो सच में पीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है, क्योंकि बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चूज करने की जरूरत है जो पार्टी को एक अच्छी दिशा में लेकर जाए। ठीक उसी तरह जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम आज चुनिंदा प्राइम मिनिस्टर्स के साथ लिया जाता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय रहे। इनकी पॉपुलैरिटी की तुलना पीएम नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय तक पीएम के पद पर रहने में मोदी का नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद चौथे नंबर पर आता है। वहीं कुछ दावे ये कहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल तो यहाँ पर यह है कि भाई 2024 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद बीजेपी का पीएम चेहरा कौन होगा? क्योंकि अगर बीजेपी लीडर्स की हिस्ट्री को देखें तो 75 साल के बाद सभी लीडर्स एक्टिव पॉलिटिक्स से हटकर गाइडेंस विंग की तरफ बढ़ गए थे। अगर बात इस आधार पर करें तो 2024 की पंचवर्षीय मोदी के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स की लास्ट स्टेज हो सकती है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉपुलैरिटी को देखें तो कुछ चेहरे ही हैं जो टॉप पर दिखाई देते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सेंटर मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जो बीजेपी के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सेंट्रल होम मिनिस्टर यानी अमित शाह का चेहरा शामिल है। वहीं अगर इन तीनों में से किसी एक का चेहरा आने पर आपस में मतभेद होती है तो इन तीनों का नाम इस लिस्ट से हटाकर किसी और को भी पेश किया जा सकता है, जिसके लिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर या फिर किसी और दूसरे चेहरे को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? तो भाई ये बीजेपी पार्टी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2014 में तो यही हुआ था। कांग्रेस की सरकार में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थीं, जिनको पीएम बनाने के लिए आडवाणी और उनके सहयोगी सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे नितिन गडकरी थे जो 2009 से 2013 तक बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष थे, और तीसरे उस समय के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, और ये तीनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर तीनों में सहमति थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुना गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे। किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोदी जी के करीबी सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेताओं के होते हुए भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा? किसको पता था कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रबल दावेदार बाबा बालकनाथ और राजस्थान में बीजेपी पार्टी का प्रमुख चेहरा गजेंद्र सिंह शेरावत को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है भाई। इनका तो मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, पर मेरा मानना है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे तो बीजेपी को पीएम का नया चेहरा उतारने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर पार्टी के लोगों में आपस में मतभेद ना हो
तो। लेकिन अगर सच में मतभेद होता है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन ऑफ पावर की स्थिति पैदा हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा, जिसके चलते हो सकता है कि बीजेपी भी दो अलग अलग गुट में बंट जाए। लेकिन हम यहाँ पर आपसी मतभेद की बात क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले ट्रांजिशन ऑफ पावर को समझने के लिए चलते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी, जहां एक और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नेरोजी जैसे नरम दल के नेता थे जो राज बिहारी घोष को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेता थे जो बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट कर रहे थे। अगर ट्रांजिशन ऑफ पावर की सिचुएशन पैदा होती है तो ठीक इसी प्रकार का एक मंजर यहाँ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैं जो खुलकर हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लिबरल लीडर के रूप में नितिन गडकरी और एस जयशंकर हैं। पीएम मोदी के लिए नितिन गडकरी का नाम हमने क्यों जोड़ा है, इसे समझने के लिए नितिन गडकरी का राजनीतिक सफर के साथ साथ मोदी, शाह और नितिन गडकरी के बीच रिलेशंस को समझना होगा। और अगर आप गडकरी का राजनीतिक सफर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इस पर अलग से एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल मोदी, शाह और नितिन गडकरी के बीच रिलेशंस को समझने के लिए 2009 में चलते हैं, जब नितिन गडकरी को सर्वसम्मति से बीजेपी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये वही समय था जब कर्ज माफी का वादा करके यूपीए ने सरकार बनाई थी। यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस का दूसरा पार्टियों के साथ एक गठबंधन है जिसे 2004 में बनाया गया था। लेकिन हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टीएमसी लीडर ममता बनर्जी, जेडीयू लीडर नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेताओं के साथ साथ 24 अदर नॉन बीजेपी पार्टी लीडर्स ने मिलकर बैंगलोर में एक मीटिंग की और यूपीए का नाम बदलकर इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रख दिया, जिसके बाद कई दिनों तक लोगों के बीच में इस बात को लेकर डिबेट छिड़ी कि हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत। ठीक उसी प्रकार बीजेपी का भी कुछ पार्टीज के साथ एक संगठन है जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। इसे 1998 में बनाया गया था। होता क्या है कि जहां एक और 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को 262 सीट्स मिलती हैं, जिसमें अकेली कांग्रेस पार्टी की 206 सीट्स थी, तो वहीं एनडीए को 159 सीट्स मिलती हैं, जिसमें से 116 सीट्स अकेले बीजेपी पार्टी की थी। अब 262 सीट्स के साथ यूपीए अपनी सरकार बनाती है और कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। जब एनडीए ये चुनाव हार जाती है तो राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर सभी की सहमति से अध्यक्ष बनाया जाता है नितिन गडकरी जी को। अब नितिन गडकरी और मोदी के संबंधों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब नितिन गडकरी को बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे बीजेपी पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे जो नितिन गडकरी को बधाई देने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे थे। अब इसके बाद होता क्या है कि प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए नितिन गडकरी संजय जोशी को बीजेपी पार्टी में वापस लेकर आते हैं और यूपी इलेक्शन का संयोजक बना देते हैं। इनका ये कारनामा मोदी और गडकरी के बीच में चल रहे संबंधों की खटास में आग में घी डालने का काम करता है। बाद में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर संजय जोशी को यूपी इलेक्शन के संयोजक के पद से नहीं हटाया गया तो वो यूपी में प्रचार करने नहीं जाएंगे। और जब गडकरी ने उनकी बात नहीं मानी तो मोदी जी यूपी में इलेक्शन का प्रचार करने नहीं गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संजय जोशी कौन है। वैसे तो मोदी और संजय की दोस्ती थी, लेकिन बाद में कुछ वजहों से इनके बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो दरअसल हुआ क्या था कि 1979 से 90 के बीच में संजय जोशी को आरएसएस का संगठन मंत्री बनाकर गुजरात भेजा जाता है, जबकि नरेंद्र मोदी पहले से यहाँ पर संगठन महामंत्री थे। अब ये दोनों मिलकर पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे 1995 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है तो सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया जाता है, जिससे संजय जोशी को फायदा होता है और ये गुजरात के संगठन महामंत्री बन जाते हैं। 1998 में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो अब नरेंद्र मोदी गुजरात वापस आना चाहते थे, लेकिन जोशी इसके लिए मान नहीं रहे थे। फिर यहाँ के समीकरण बदलते हैं और 2001 में कुछ सीटों पर उपचुनाव होता है जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से केशु भाई को सीएम पद से हटाकर नरेंद्र मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और फिर सीएम बनते ही नरेंद्र मोदी संजय जोशी को दिल्ली की ओर रवाना कर देते हैं। इसके बाद 2005 में संजय जोशी की एक सीडी बाजार में आती है जिसमें संजय जोशी को
किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा जा सकता था। इस सीडी कांड के बाद संजय जोशी को बीजेपी पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। जोशी समर्थकों का मानना था कि इस सीडी कांड के पीछे मोदी समर्थकों का हाथ है और फिर इस तरह की ही पार्टी के दो नेता दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन 80 के दशक में साहब आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में नितिन गडकरी और संजय जोशी दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो नितिन गडकरी क्या करते हैं कि संजय को पार्टी में फिर से जगह देते हैं और कहीं ना कहीं मोदी से पंगा ले लेते हैं। तो ये तो थे मोदी गडकरी के रिलेशंस। अब बात करते हैं शाह गडकरी के रिलेशंस के बारे में। देखिए, ऐसा सुनने में आता है कि जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे तो अमित शाह को अदालत के आदेश की वजह से गुजरात राज्य को छोड़ना पड़ा और वो दिल्ली में रह रहे थे। तो इस समय गडकरी से मुलाकात करने के लिए उन्हें घंटों बाहर इंतजार करना होता था। कहा जाता है कि 2012 संशोधन भी नितिन गडकरी को लेकर हुआ था, जब बीजेपी इन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी। अभी तक ये रूल था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार लगातार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, लेकिन पहली बार 2012 में नितिन गडकरी को फिर से प्रेसिडेंट बनाने के लिए इस रूल में बदलाव किया गया। इसी बीच लॉयर राम जेठमलानी ने आडवाणी को एक ओपन लेटर लिखा कि गडकरी को उनके ऊपर लगे करप्शन चार्जेस के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसको यशवंत सिंह के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सपोर्ट किया और फिर नितिन गडकरी को बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड से ड्रॉप कर दिया जाता है और वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनते। इसके बाद 2013 से 14 तक पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है राजनाथ सिंह को। 2014 के समय का चक्र घूमता है और अब बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं अमित शाह। ये वही अमित शाह हैं जो गडकरी के प्रेसिडेंट रहते हुए उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अब यहाँ अमित शाह के पास मौका था अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने का। इसी समय महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे और कुछ न्यूज एजेंसी की माने तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें धक्का तब लगता है जब मोदी शाह की जोड़ी उस व्यक्ति को महाराष्ट्र की कमान सौंप देती है जिससे वे अपनी राजनीति के सामने बच्चा मानते थे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बना देते हैं और फिर मोदी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी को कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जाता है। नितिन गडकरी को पॉलिटिकल एक्यूमेन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टीम वर्क के लिए जाना जाता है। ग्रेट लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे टास्क मास्टर भी हैं। इनका डेवलपमेंट मॉडल गजब का है। इन्होंने नेशनल हाईवेज और इनलैंड वाटरवेज का जाल बिछाकर देश को डेवलपमेंट में बहुत आगे खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में नितिन गडकरी अभी भी लोकप्रिय बने हुए हैं। अब वैसे तो गडकरी बीजेपी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन शिवसेना, ठाकरे परिवार और कांग्रेस के साथ इनके पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यही वजह है दोस्तों कि नितिन गडकरी बीजेपी और अदर पार्टीज के बीच ब्रिज का काम करते हैं। इनको लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के दावेदार बनकर उभर सकते हैं और हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। अब जहां एक और बीजेपी प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी पार्टी दोनों के लिए एक अनोखा रोल प्ले किया है, वहीं दूसरी ओर मोदी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया में मिनिस्टर रहते हुए लाइमलाइट पॉपुलैरिटी में बने हुए हैं। वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र में फ्लाईओवर मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहते हुए इनकी स्टार परफॉर्मेंस और पार्टी रूट्स इन्हें मजबूती प्रदान करती है, जिसे देखते हुए सच में लगता है कि नितिन गडकरी मोदी के बाद पीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। लेकिन ये अकेला एक चेहरा नहीं है, बल्कि और भी चेहरे हैं जो मोदी की गद्दी पर देखने को मिल सकते हैं। नितिन गडकरी के बाद पीएम पद के लिए दूसरा पॉपुलर चेहरा बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ का दिखाई देता है। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। इनका नाम अजय बिष्ट था। हिंदुत्व का पोस्टर कहे जाने वाले और 1998 से लेकर 2014 तक लगातार जीत हासिल करने वाले योगी का चेहरा उस समय सामने आता है जब गोरखनाथ मंदिर के द्वारा चलाए जाने वाले इंटर कॉलेज का एक स्टूडेंट दुकान पर कपड़ा खरीदने जाता है और इस स्टूडेंट का दुकानदार से विवाद हो जाता है। इस विवाद में दुकानदार रिवॉल्वर निकाल लेता है, जिसके बाद योगी की लीडरशिप में स्टूडेंट्स के द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें योगी एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आवास की दीवार चढ़ जाते हैं, जिसके बाद उनके बारे में लिखा जाता है गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की एंट्री। और फिर 15 फरवरी 1994 को इनके राजनीतिक विचारों को देखते हुए गोरखपुर पीठ के महंत
वैद्यनाथ इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और इनका नाम बदलकर आदित्यनाथ के रूप में एक नई पहचान देते हैं। और फिर पहली बार 1998 में योगी ने गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और सबसे युवा सांसद बने। लोगों ने इनमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिग्विजय नाथ की छवि देखी और उनके साथ जुड़ते चले गए, जिसके बाद 1999, 2004, 2009 और फिर 2014 में इन्होंने लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। और फिर 12 सितंबर 2014 को महंत वैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया जाता है। अब तक योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। इसी बीच इन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की थी और 18 जून 2008 में पुलिस द्वारा मना करने के बाद भी इन्होंने रैली की थी और भड़काऊ भाषण दिए जाने के चलते इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। खैर, इसके बाद इन्हें गिरफ्तार करने वाले एसपी के साथ वहां के डीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया था। बावजूद इसके 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की बैठक होती है, जिसमें आरएसएस के बड़े नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया जाता है। संतों का कहना था कि भाई मुलायम सिंह और मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा, इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है। 19 मार्च 2017 वो तारीख है जब 45 साल की उम्र में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 5 साल तक राजनीति में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद 2022 में यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आती है और फिर से योगी जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। योगी जी 2017 से अब तक लगातार चीफ मिनिस्टर के पद पर बने हुए हैं। इनके द्वारा किए गए काम और इनके द्वारा दी गई हॉट स्पीच से लेकर योगी जी हमेशा से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। इनके काम करने के तरीके और इनकाउंटर्स को लेकर इन पर क्वेश्चंस उठते आए हैं, लेकिन इन्होंने अपने डेवलपमेंट मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश को क्राइम एंड करप्शन फ्री स्टेट बना दिया है। हिंदुत्व को लेकर इनकी आइडियोलॉजी के लिए जनता इन्हें काफी प्यार दे रही है और फिर जनता के इसी प्यार की वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी का नया चेहरा पीएम पद पर देखने को मिल सकता है। अब इनके अलावा मोदी के चहीते और राजनीति के चाणक्य अमित शाह भी पीएम बन सकते हैं। जी हां, और अगर इन तीनों को सामने नहीं लाया गया तो कौन पीएम का चेहरा हो सकता है, ये तो हम बता ही चुके हैं। खैर, फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट राजनीति में जरूर है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है कि कौन हो सकता है नेक्स्ट पीएम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।